मैंने कहा सीताराम सीताराम सीताराम, ये बोल 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 के मैं वो सब साफ कर रही थी। जानबूझ के पता हो कि कोई जीव अंत समय में है, फिर वो अपना कोई रिश्ता नहीं होता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो कल वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं मतलब अपने हस्बैंड के बारे में, जो उनकी कैंसर की मतलब जर्नी थी, वो सब चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। तो इससे पहले भी कई बार मैंने सोचा है कि मैं इस बारे में बात करूँ, और लेकिन वही है कि कभी समझ में ही नहीं आता है कि किस तरीके से क्या मैं बताऊं, किसी को क्या बोलूं। और जो भी चीजें हुई हैं वो अच्छी चीजें तो कुछ है नहीं, सारी ऐसी चीजें हैं कि बहुत तकलीफ देने वाली। लेकिन वही होता है ना कि जब तक अपन किसी चीज के बारे में खुल के बात नहीं करते हैं ना, तब तक वो चीज अपन को परेशान करती रहती है। तो जितना मुझे अच्छे से, हालांकि अभी ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है, अभी साल भर ही हुआ है, तो मुझे ऐसे तो हर चीज अच्छे से याद है। लेकिन फिर भी मैं सब कुछ एकदम से डीपली नहीं शेयर कर सकती किसी के साथ। कुछ बातें ऐसी हैं जो अच्छा नहीं लगता ऐसे कैमरे पे बताना। और मतलब इंसान चला गया है तो उनके लिए मैं कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहती। बट ये है कि जो भी कुछ हुआ है वो कहीं ना कहीं लापरवाही के वजह से ही हुआ है। सच तो ये भी है, और सच्चाई बदल नहीं सकती। ये बात तो हमेशा ही मुझे तकलीफ देती रहती है कि एक तो होता है ना कि जो होना होता है, जो भाग्य में लिखा है वो, और एक चीज होती है कि नहीं, जानबूझ के वो स्थिति क्रिएट की जाती है, जानबूझ के वो सिचुएशन लाई जाती है कि इंसान फिर मतलब मौत के मुंह में ही चला जाए। तो वो बात है। अच्छा तो खैर सब कुछ कभी नहीं था, बट जो भी था, जैसे भी थे, वो स्वस्थ थे, यही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जिस तरीके के हालात थे उसके बाद, शायद कहते हैं ना, ये सब तो होना ही था। तो वही है, मैं उनके बारे में कुछ भी निगेटिव नहीं बोलना चाहती, क्योंकि ना किसी और के लिए, लोगों के लिए वो जैसे भी हो, लोग उनके बारे में क्या बोलते क्या नहीं बोलते मुझे नहीं पता। पर मेरे लिए वो सब कुछ है, और सब कुछ थे, और हमेशा रहेंगे। मैं कभी भी उनके लिए गलत सुन नहीं सकती, ना ही बोल सकती हूँ। तो पिछले साल 2024 की जनवरी में हम लोग को इस बारे में पता चला था। और क्या हुआ था कि 2023 के मतलब साल के एंड टाइम पर, वही दिसंबर में मेरी सास एक्सपायर हुई थी। तो उस वक्त मुझे 6 मंथ चल रहा था मेरा, उनका अंत समय जब निकट आ रहा था धीरे धीरे। तो उस वक्त ना हमारे घर में सबका ध्यान उन्हीं की तरफ रहता था, जो भी उनका टेक केयर करनी होती थी सब हम लोग मिलके ही करते थे। मैं तो ऊपर वाले पोर्शन में ही रहती थी, और नीचे मम्मी का कमरा था, तो नीचे अप डाउन करना भी मेरा दिन में कई बार हो जाता था। और मेरा ऐसा था कि जितना मुझसे बन सके उतना मैं करूंगी, क्योंकि साथ में तो ऐसे कभी रहे नहीं जो सास ससुर के साथ में रहो, उनकी सेवा वगैरह करो, वो मौका तो मुझे कभी मिल नहीं पाया। तो इसलिए मैंने अपने तरफ से एक जो मेरा कर्तव्य था, जो फर्ज था, वो मैंने कोशिश करी कि मैं उसमें अच्छे से निभा पाऊँ। तो वही चीज है। जब मतलब दिसंबर में मेरी सास एक्सपायर हुई थी, और उनके जाने के बाद जनवरी में लगभग 20 या 21 जनवरी थी, यही कोई टाइम था। तो उनकी हस्बैंड की कंडीशन ऐसी हो गई थी, उनको मतलब क्या हुआ, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। उनके यही कोई सितंबर या अक्टूबर के टाइम पर उन्होंने मुझसे एक बार बोला था कि मेरे ना यहाँ पर ऐसे दर्द होता है, छूने से ना गांठ जैसी लगती है। तो उन्होंने मुझसे ये बात बोली थी। अच्छा, मेरा तो प्रेगनेंसी का टाइम था, और मुझे भी हेल्थ इश्यूज थे, क्योंकि लेट प्रेगनेंसी थी। काव्या के बाद 12 साल का फर्क है दोनों बच्चों में, ये बात सब जानते हैं। तो मैं ना इतना उन पर ध्यान नहीं दे पाती थी, और वो जॉब भी करते थे, प्राइवेट जॉब थी उनकी। सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग निकल जाते थे 6:30 7 बजे, और रात में 11 साढ़े 11 पर आते थे। तो ये उनका मतलब रूटीन था। तो रात में बंदा आता था, अब कोई बात बोल रहे हैं तो मैं यही बोलती थी, मैंने कहा भाई दिखा लो डॉक्टर को, पता चल जाए क्या है क्या नहीं है। हो सकता है हो सकता है टॉन्सिल वगैरह तो नहीं है, जो गलसुआ होता है। क्योंकि वही चीज होती ना, किसी को कभी ये चीज कैंसर सिर्फ नाम सुना था, कभी अपनी आंखों से किसी को देखा नहीं, कभी किसी को, किसी पेशेंट को, या इसमें क्या होता है, कैसे होता है कैंसर, कुछ पता ही नहीं था, कुछ जानकारी नहीं थी। तो वो बस इतना बोलते थे, तो मुझे ऐसा लगता था ये गुटखा खाते हैं ना। अच्छा, कई बार लोग पूछते कैसे हो गया था, तो वो गुटखा मसाला खाते थे, तम्बाकू वगैरह। तो ये रीजन डॉक्टर ने बताया था। वैसे होने को तो कई बार लोग कुछ भी नहीं खाते हैं, उनको भी हो जाता है, बट इनको इसी वजह से हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता था कि गुटखा वगैरह खाते हैं तो वो उसकी वजह से जैसे एक जगह रख लिया मुंह में, उसकी वजह से दर्द हो रहा होगा। इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये कैंसर पनप रहा है। तो मेरा भी टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा था प्रेगनेंसी का, और इनकी कंडीशन भी धीरे धीरे, क्योंकि वो गांठ जो थी ना वो अंदर थी। अब बाहर से तो समझ में आता था, पर स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता था, बाद में समझ में धीरे धीरे आने लगा, जब उनका ये हिस्सा थोड़ा थोड़ा फूलने लगा था। और
जनवरी में कंडीशन वो हो गई थी कि तो फिर तो वैसे जरा सा ऐसे टच भी करो ना तो उनको बहुत दर्द होता था, और तब मुझे एकदम से डर सा लगने लगा। और मैं ना शुरू से बहुत ऐसे इमोशनल रही हूँ, कुछ भी कैसे भी कोई बात हो जाए ना तो मैं रोने पहले बैठ जाती हूँ। अच्छा, ये मैं तब की बात बता रही हूँ। तो ये बाहर निकलते थे जैसे मार्केट की तरफ, तो लोग बाग इनको टोकते भी थे कि एक बार दिखा लो, ये कैंसर तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है। तो उनको ये नहीं था कि हाँ हम एक बार दिखा लें। भाई मेरा 7वां महीना लग चुका था, और ऐसे कंडीशन में मैं किसी को लेकर तो नहीं जा सकती ना हॉस्पिटल, कोई जिम्मेदारी जैसे वाला काम होता है कि डॉक्टर को जांच कराएंगे, चेकअप होगा, रिपोर्ट्स आएंगी, तो उसमें एक मतलब नॉर्मल इंसान का होना जरूरी होता है। लेकिन मैं इनसे बहुत बोल रही थी कि तुम एक बार दिखवा लो, दिखवा लो। तो ये घर पे आके मुझे अच्छे से याद है, मेरे को बताते भी थे कि मैं बाहर निकलता हूँ ना तो लोग बाग बोलते हैं कि ये कैंसर है, तो अब तो हमें कैंसर हो गया और अब हम तो बचेंगे नहीं। तो मैंने कहा तुमने ना दिखाया है ना डॉक्टर को, जा रहे हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, काफी दिनों से बोल रही हूँ, और ये तुम्हारे छूने से भी दर्द होता है, पता तो चले क्या है, हो सकता है कैंसर ना हो सकता है कुछ और हो, जाओ तो सही एक बार। लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे, वो मेरी बात को ऐसे अनसुना कर देते थे। और सास भी उस टाइम एक्सपायर हुई थी, तो थोड़ा सा उनमें भी घर में गमी हो जाती है, तो माइंड तो सबका फिर ऐसे ही रहता है। तो यहाँ के पर जो दिक्कत थी उसकी वजह से यहाँ पर वो गांठ मतलब बाहर की तरफ फूटने वाली कंडीशन हो गई थी। मतलब वो बोलते हैं उसका मुंह बनने लगा था, पता नहीं क्या, वो एकदम से इतना बड़ा गोला। तो अब उसको ये लगा कि हाँ उसकी वजह से फुड़िया निकल आई, फुंसी निकल आई। अब जब ये कंडीशन हो गई है तब भी नहीं, मतलब वो सुन रहे थे मेरी बात। तो क्या हुआ फिर मैं एकदम से रात में बहुत रोई, बहुत रोई। मुझे इतना, क्योंकि वो मुझसे बस एक ही बात बोलते थे कि तुम परेशान मत हो और हम तो नहीं बचेंगे, हम तो नहीं। तो मुझे इस बात का गुस्सा आता था कि तुम बस एक ही बात बोलते रहते हो, हम बचेंगे नहीं, बचेंगे नहीं, तुम एक बार डॉक्टर को जाओ तो दिखाओ तो बोले, तो उन्होंने मुझे बताया कि अकबरपुर में वो जॉब करते थे, राजपुर से अकबरपुर है लगभग 25-30 किलोमीटर। वो डेली अप डाउन करते थे, अकबरपुर में भी हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटलिटी है सुविधा। तो वो बता रहे थे कि नहीं, हमने दिखाया था डॉक्टर को, उन्होंने नॉर्मल बताया है, गलसुआ टाइप का, ठीक हो जाएगा, उन्होंने दवाई दी है, लेकिन डॉक्टर ने ये बोला है कि तुम एक बार चेकअप करा लो, कैंसर भी हो सकता है। तो मैंने कहा तो फिर तुमने क्यों नहीं कराया, कराओ, कि देख रहे दवाई से शायद आराम मिल जाए। तो टोटली ओवरऑल मैं एक बात बोलूँ तो सिर्फ ये लापरवाही ही करते गए। तो जब ये कंडीशन हो गई, यहाँ पर वो पुड़िया जैसी निकलने लगी, फिर मैंने मतलब तय कर लिया कि अब मुझे ही इनको लेके जाना पड़ेगा, ये नहीं जाएंगे, कोई नहीं सुनेगा, तो मुझे जाना पड़ेगा। फिर मुझे अच्छे से याद है, मैं घर से निकली और मैंने बताया मतलब घर पे कि इटावा हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा इनको चेकअप करवाना है। क्योंकि मुझे, और मैं कहाँ जाती, मुझे और कोई मतलब कानपुर जाओ तो मैं अकेले नहीं जा सकती थी कानपुर। और वहाँ गांव का माहौल है राजपुर में, वहाँ तो कोई भी जांच वगैरह ऐसे तो होती नहीं है। और फिर मैं इटावा, मैंने पापा को फोन पे सारी बात बताई, पापा ऐसी सी बात है। पापा ने बोला तुरंत आ जाओ, तुम परेशान मत हो। तो फिर मैं आई यहाँ पर इटावा, और हम लोग तुरंत सैफई गए, यहाँ पर सैफई मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर जाया गए हम लोग। डॉक्टर ने इनको दूर से देखकर ही बोल दिया कि कैंसर हुआ है इनको, और स्टेज भी शायद थर्ड हो सकती है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज इनकी क्रॉस हो चुकी है। तुरंत डॉक्टर ने उनको एडमिट कर लिया सैफई में और बायोप्सी के लिए बोल दिया। तो मैं भी इनके साथ मतलब फिर हॉस्पिटल में रही, और फिर इलाज शुरू हुआ धीरे धीरे। पहले तो घर पे हम लोगों ने फोन करके बताया, मेरे ससुराल में भैया लोगों को, और आए फिर भैया लोग भी आए यहाँ सैफई में देखने आए थे इनको। बायोप्सी हुई, बायोप्सी में पता चला कि थर्ड स्टेज थी, जब हम लोग पता चला था तब थर्ड स्टेज थी। बट क्या हुआ कि जो ये वाला जो मतलब फुड़िया क्या बोलूं, वो जो घाव जैसा हो गया था ना, इसकी वजह से सूजन काफी पूरे में आधे चेहरे पर हो गई थी। तो उसकी वजह से डॉक्टर ने ऑपरेशन, ऑपरेशन ही होता है उसका, ऑपरेशन ही होगा, उसी से वो कैंसर का मतलब ठीक होता है। तो डॉक्टर ने बोला ऐसे ऑपरेशन नहीं होगा, इनको कीमो इनको देनी पड़ेगी, कीमोथेरेपी होगी, पहले स्वेलिंग कम करनी पड़ेगी, उसके बाद ऑपरेशन होगा। तो सर्जरी के पहले इनकी शायद 2 या 3, मुझे याद नहीं है, शायद 2 कीमो हुई थी उस टाइम पर। ये कोई फरवरी में, फरवरी या फरवरी एंड में और मार्च में शायद इनकी कीमोथेरेपी हुई। और कानपुर में, कानपुर का फिर हम लोगों ने इलाज चालू किया, और इटावा में फिर बायोप्सी, यहीं पर जब ये एडमिट हो गए इटावा में, उधर सैफई में,
तो बायोप्सी हुई, बायोप्सी में पता चला 3rd स्टेज का। उसके बाद बायोप्सी की रिपोर्ट तो काफी दिनों बाद आती है, 20-22 दिन बाद। अब ये जो एंड स्टेज हो जाती है ना, तो फिर वो चीज और जल्दी जल्दी फैलने लगती है। और स्टार्टिंग में कैंसर 1st और 2nd स्टेज में है तो धीरे धीरे फैलता है, और जब वो 3rd स्टेज क्रॉस होने लगती है ना, तो बहुत जल्दी 4th स्टेज आती है। तो जब तक बायोप्सी की रिपोर्ट आई तब तक वो क्लोज टू 4th स्टेज आ चुके थे। हालत बहुत ज्यादा इनकी खराब हो गई थी, मुंह से बोलना भी धीरे धीरे कम सा हो गया था उनका, और कंडीशन बहुत खराब थी। पूरा चेहरे का नक्शा ही बदल गया था, पहचानने में ही नहीं आ रहे थे कि ये वही इंसान है। फिर कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई, डॉक्टर ने कीमो बताई सूजन की वजह से कि स्वेलिंग है तो ऑपरेशन ऐसे नहीं होगा, पहले कीमो होंगी, वो सूजन पहले ठीक होती है। तो कानपुर रिजेंसी हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, वहां पर कीमोथेरेपी हुई, दो कीमो हुई। ऑपरेशन की डेट दी डॉक्टर ने, डेट दी थी 6 अप्रैल इनको। तो 6 अप्रैल जब आई उस दिन पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने मना कर दिया कि हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। थोड़ा ये इनसिक्योर हो गए थे कि मेरा ऑपरेशन हो जाएगा तो मेरी देख रेख कौन करेगा, क्योंकि मेरा तो पूरा 9 मंथ लग चुका था अप्रैल में, और काशी का 23 अप्रैल का जन्म है, तो मेरा 9 मंथ लग चुका था। इस वजह से थोड़ा सा वो कि इसकी तो खुद ही हालत ऐसी है, इसको तो खुद ही एक लोगों की जरूरत है, कोई इसकी देखभाल करे, मेरी देखभाल कौन करेगा, अब जो होगा होने दो, हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, हम तो वैसे भी ठीक नहीं होंगे। स्टार्टिंग से ही दिमाग में ना ये चीज उनके भर गई थी कि अब तो हम बचेंगे नहीं, जो करना है कर लो, हम बचेंगे नहीं। तो मुझे ये चीज बहुत, मतलब मुझे क्या, कोई भी औरत होगी किसको अच्छा लगेगा जब आदमी सामने से ऐसी बात बोलते हैं। हम लोग समझा रहे हैं, हिम्मत बना के रखे हैं, हौसला बना के रखे हैं, और खुद अपनी भी कंडीशन ऐसी है कि हम लोग उस कंडीशन में नहीं है कि मतलब खुद को संभाल पाए। ऐसे में दूसरे की भी पूरी जिम्मेदारी और डाइट देना, खाना पीना सब कुछ अपना कर रहे हैं, इसलिए कि चलो ठीक हो जाए, जो हुआ सो हुआ, चलो अभी भी डॉक्टर कह रहे उम्मीद है अभी भी ठीक हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं यही कोई 7 7 या 9, शायद 9 अप्रैल थी, 8 या 9 तारीख को मैं इटावा आ गई थी डिलीवरी के लिए, क्योंकि मेरा टाइम भी पूरा हो चुका था और 2-4-6 दिन कम थे, तो पूरा 9 मंथ लग गया था। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था इनको छोड़कर आऊं। यहाँ पर इटावा में चली तो आई थी, लेकिन उसके बाद मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बहुत घबराहट घबराहट जैसी हो रही थी। तो फिर मैं चुपचाप, मैंने उनको बताया नहीं, मैं अपने भाई के साथ वापस राजपुर चली गई कि अब जितना भी टाइम है ऑपरेशन के पहले मुझे साथ में ही रहना है, मैं ऐसे यहाँ पर नहीं रहूंगी, मतलब मैं अलग नहीं रहूंगी अब उनसे। और मेरा पूरा 9 मंथ कंप्लीट हो चुके थे, पूरा टाइम था, मुझे अपना तो मतलब यही नहीं था कि मुझे भी दिक्कत हो सकती है। उस वक्त सिर्फ उनके ही चलता रहता था माइंड में, खुद के बारे में खुद का ख्याल ही नहीं था। तो मैं बस, मुझे अभी भी याद है, मैं बस पे बैठी और मैं चली गई। पापा ने मना भी किया अभी ऐसी कंडीशन में मत जाओ, तो मैंने कहा पापा कुछ नहीं होगा, ज्यादा हो तो फिर जोजो को साथ में भेज दो, भाई को। और काव्या को मैं नहीं ले गई थी, काव्या को मैंने यही छोड़ दिया था। तो जैसे ही मैं वहां घर पे पहुंची और ये ऊपर लेटे थे, इन्होंने मुझे देखा और ये इतना गुस्सा हुए मुझ पर, इतना चिल्लाने लगी कि तुम क्यों चली आई यहाँ पे, अभी कल तो तुम गई हो, फिर क्यों चली आई, कुछ भी हो सकता था रास्ते में। और मतलब मेरी इनसे बहुत बुरी वाली लड़ाई हो गई। अब इनको ऑपरेशन की डेट मिल गई थी दूसरी, तो इसलिए इनको फिर वहीं रहना था, क्योंकि जो भी ऑपरेशन का भाग दौड़ थी, जो भी चीजें थी, सब भैया लोग कर ही रहे थे वहां पर राजपुर में, तो इनको वहीं पर रहना था। वहीं से सही भी रहता, क्योंकि राजपुर से कानपुर पास पड़ता है, यहाँ से फिर उल्टा हो जाता है जाना। तो काफी लड़ाई हो गई मेरी इनसे। फिर मैं एक दिन, मतलब जिस दिन की उस दिन रुकी, अगले दिन फिर मैं वापस बस पे बैठ के यहाँ इटावा आ गई, क्योंकि मन नहीं मान रहा था, लेकिन मैं चुपचाप चली गई थी और मैं आ गई यहाँ पर। इसके बाद फिर मेरा वही, कुछ भी हो, मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, मैं इतना डिस्टर्ब हो गई थी। बस मेरे मन में एक ही बात चल रही थी, मुझे बस साथ में रहना है, मुझे बस साथ में रहना है, मैं कैसी भी हालत हो, कुछ भी हो। मुझे अपना नहीं था कि मेरी भी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, वो मेरी सिचुएशन उस टाइम ऐसी हो गई थी, मुझे किसी की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं बस रोती रहती थी, रोती रहती थी। मेरे भाई आए हुए थे, मैंने रो रो के भाई से बोला, मैंने कहा मैं जीजा के बिना नहीं रह सकती, तुम जीजा को बुलवाओ कैसे भी करके, फिर उनको ऑपरेशन हो जाएगा, फिर हम उनके पास नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि बच्चा हो जाएगा ना, तो फिर इन्फेक्शन का डर रहता, तो फिर ऐसे नहीं बैठ सकते। कैंसर मतलब कोई भी बीमारी हो, पेशेंट के पास नहीं बैठना चाहिए, न्यूबॉर्न बेबी और मदर को। और वो भी उधर बहुत भड़बड़ा रहे थे, उनको भी बस ऐसे ही लग रहा था कि तुम्हारे पास मतलब रहना है, तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो वही चीज हुई, फिर मैंने इनको यहाँ पर बुलवा ही लिया। वो अकेले मतलब आ गए थे, ऑटो कर लिया था उन्होंने बुक राजपुर से, वो इटावा आ गए।
तो वो जो लगभग 4-5 दिन हम लोग साथ में रहे थे यहाँ पर। उसके बाद शायद 16 या 17 तारीख को वो इधर आ गए थे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर रहे, और 23 तारीख को मैं यहाँ मोतीझील हॉस्पिटल में एडमिट हुई, मेरी डिलीवरी हुई, काशी हुई, और 23 की ही इवनिंग में वो चले गए कानपुर के लिए। 24 अप्रैल को इनकी दूसरी डेट दी डॉक्टर ने ऑपरेशन की, और 24 अप्रैल को इनका फिर ऑपरेशन हुआ कैंसर का। 23 को तो मेरी डिलीवरी हुई थी, और उसके बाद लगभग 5-6 दिन बाद ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके सीधे इटावा यहीं पर आ गए मेरे पास। कंडीशन इनकी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल ही जैसी थी, नली पड़ी हुई थी और स्वेलिंग बहुत थी। ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट की हालत होती है, और जब इनका ऑपरेशन हुआ तब 4th स्टेज लग चुकी थी इनको, उस कंडीशन में ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, ये सब बातें मुझे डिटेल में मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, उस वक्त मुझे भी पता नहीं थी। मुझे कैसे पता चला ये मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर जब वो आ गए तो फिर मुझे इतनी खुशी थी ना कि अब सब ठीक है, अब इनका ऑपरेशन हो गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत ही ज्यादा भगवान पे भरोसा था मुझे। और ये जो रूम है ना, ये अम्मा वाला, ये इसी रूम में मेरी सोहर हुई थी मेरी डिलीवरी के बाद। एक तरफ मेरा तखत पड़ा था और वहां पर सामने इनका। तो मैं बस इनको देखती रहती थी, और जो भी इनका मतलब बहुत देख रेख करनी होती है। तो हर 2 घंटे में, हर 1.5 घंटे में डाइट देनी थी, वो बिल्कुल फ्रेश डाइट बना के देनी है, लिक्विड, और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। तो वो सब काम मैंने, मम्मी बोली कि पूजा तुम ही करो, तुम ही कर पाओगी, हम लोग इतना नहीं अच्छे से कर पाएंगे। अब मेरा तो सोहर का टाइम था, मेरे खुद ही डिलीवरी हुई थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आ गई थी, इतनी ताकत आ गई थी। बस उनको देख कर ही ना, कहते ना एक दूसरे वो चीज आ जाती है कि नहीं, हाँ मैं ही करूंगी, कोई नहीं करेगा। तो रिकवर होने लगे थे बहुत जल्दी, और सब कुछ चीजें हुई, धीरे धीरे समय निकला, और 15 से 20 दिन बाद फिर वो नाक की नली भी निकल गई। फिर थोड़ा बहुत मुंह से डाइट लेने लगे, लिक्विड ही डाइट चल रही थी उनकी। और उसके बाद 25 मई को, मुझे अच्छे से याद है, 25 मई को हम लोग यहाँ से वापस राजपुर चले गए। वहाँ फिर रेडिएशन के बारे में बात हुई कि रेडिएशन होगी, अब इनकी नेक्स्ट प्रोसेस ये है। तो जो भी टाँके लगे थे वो सब, बहुत सारा बड़ा ऑपरेशन होता है, चेस्ट एरिया की जो खाल थी ना, वो यहाँ की निकाल कर यहाँ लगाई गई थी। इसलिए ये तो बिल्कुल इसका पिचक सा गया था, पूरे शरीर की शेप बिगड़ जाती, पूरा बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन बस यही है ना, इंसान ठीक हो जाए तो कोई बात नहीं, सामने है कैसी भी शक्ल सूरत हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, इंसान ठीक है, नॉर्मल है, यही बहुत बड़ी बात होती है। और यही तसल्ली करके हम लोग भी बैठे थे, चलो कोई बात नहीं, खिलाई पिलाई होगी, शरीर तो बाद में भी सही हो जाएगा। मई के बाद जून लग गया, जून का महीना। उन्होंने रेडिएशन का बोला कि अभी रेडिएशन स्टार्ट होगी, 30 रेडिएशन होगी इनकी। तो उसी सब तैयारियों में, मतलब उसकी फीस वगैरह पहले से ही जमा करनी होती है, इन्हीं सब चीजों में लगे रहे सब लोग। तो रेडिएशन ऑपरेशन के 1.25 महीने बाद, या 1.5 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए, स्टार्ट हो जानी चाहिए। कहते ना वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती है ना कायदे से, तो फिर उन चीजों का रिजल्ट भी मिलता है। लेकिन इनकी रेडिएशन काफी लेट स्टार्ट हुई थी, जुलाई के एंड में, मतलब अप्रैल में ऑपरेशन हुआ। वो मानसून वाला टाइम आ जाता ना, जुलाई अगस्त में, बहुत बारिश चल रही थी उस टाइम पर, और बच्चा भी मेरा छोटा था, तो मैं तो हर बार इनके साथ हॉस्पिटल नहीं जा सकती थी। अब रेडिएशन तो डेली होनी है, राजपुर से कानपुर डेली, सुबह जाओ शाम को आओ, तो कितना ज्यादा लोड पड़ जाएगा। तो इसलिए एक बार तो ये गए, और उसके बाद फिर ये थोड़ा लापरवाही कर गए कि हम तो ऐसे रोज रोज नहीं जा पाएंगे। अब ये भी तो एक पेशेंट है, इनके साथ एक इंसान चाहिए कि भाई एक इंसान जाए, और थोड़ा मतलब बिल्कुल ही जिम्मेदारी वाला चाहिए एक बंदा कोई। तो वो चीज नहीं बैठ पा रही थी वो बात। तो फिर मैंने थोड़ा सोच, वही होता है ना, अपन को खुद पता नहीं होता ना करना क्या है, कि कोई बता दे समझा दे तो हम लोग वो काम करें। बहुत वीकनेस तो आई गई थी ऑपरेशन के बाद, बहुत ज्यादा हालत खराब होने लगी थी इनकी। तो मैंने कहा ये तो नहीं जाएंगे, ऐसे ही सब कुछ भगवान के भरोसे चलती रहेंगी चीजें, मुझे ही जाना पड़ेगा। फिर कानपुर में हम लोग निकले कानपुर के लिए, मैं, मेरी फैमिली, मैं, काव्या, काशी और ये। वहां पर इतने भटके हैं, इतने भटके हैं, रूम ही नहीं मिल रहा था। रूम चाहिए था हम लोगों को रिजेंसी हॉस्पिटल के पास में ही, क्योंकि डेली का आना जाना है। फिर इनके दोस्त वगैरह हैं, उनकी मदद से एक रूम मिला, और तो हम लोगों को 7,500 रुपए मंथ में पड़ा था, 1 महीने ही हम लोगों को रहना था। तो वहां पर जब हम लोग रूम देख के शिफ्ट हुए, तब इनकी रेडिएशन डेली स्टार्ट हुई। उस दौरान वो कैंसर वापसी मार गया, बीमारी लौट आई। तो उसके वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ी गांठ बन गई थी, और डॉक्टर ने उसी वक्त मना कर दिया था कि
अगर ये ठीक होगा तो सिर्फ रेडिएशन ही एकमात्र ऑप्शन है। अब कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, अब कोई दवाई काम नहीं करेगी, अब कोई कीमो काम नहीं करेगी। बस जो ये रेडिएशन मतलब सिकाई होती है ना, इसको ये आप कराओ टाइम से, इसमें अब आप लेट मत करो, तो ठीक हो सकता है। मैं अकेले गई थी डॉक्टर के पास, मुझे याद है अतुल, डॉक्टर अतुल थे वहाँ पर रिजेंसी हॉस्पिटल में। तो उन्होंने मुझसे ये बात साफ बोल दी थी। कुछ बातें ऐसी थी जो डॉक्टर ने मुझसे क्लियर बोल दी थी, लेकिन मैं ना उस टाइम पे बिल्कुल सुन्न हो गई थी। मैं डॉक्टर की अकेली ही बात करना, जाना आना, काशी को तो मेरे साथ ही मतलब मैं रखती थी। काव्या ने मेरा उस टाइम पर, मैं ये तो नहीं बोलूँगी मेरा साथ दिया, सब कुछ उसने किया है, बहुत जिम्मेदारी से किया है। मैं अगर इनके पास हॉस्पिटल में रूम में अंदर बनी रहती थी, पूरे दिन काव्या ही उसको संभाले रहती थी। कैसे संभालती थी, क्या करती थी, भगवान जाने, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड पर थी और वो उसने शुरू से ही ना बोतल का दूध नहीं पिया, बहुत परेशान किया है ऊपर का दूध पीने के मामले में। तो पता नहीं। तो रेडिएशन हो गई, उसके बाद जैसे तैसे हुई रेडिएशन, बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत ही गंदा समय था वो मेरे लिए। इतना मैं परेशान हुई हूँ, इतना रोई हूँ ना, इतना इरिटेट हुई हूँ, इतनी चीज़ें मुझे परेशान करी हैं। पोस्टमार्टम वाला टाइम था, डिलीवरी के बाद एक माँ को जो आराम चाहिए था वो तो मिला नहीं, और उसके बाद भी ना वो चीज़ें मेरे दिमाग पे बहुत हावी होने लगी थी, क्योंकि कहीं से ना कुछ भी सही होते हुए नहीं दिख रहा था। बस कहते नहीं, बस वो एक उम्मीद से सब कुछ किए जा रहे थे। लोग आ गए वापस इधर राजपुर। तो उसके बाद करवा चौथ वगैरह आई, और दिवाली, ये सब त्योहारों का टाइम था। कंडीशन उनकी डाउन होने लगी थी, क्योंकि वो कैंसर वापसी मार गया था। यहाँ पर जो गांठ हुई वो अपने आप ही गांठ ठीक हो गई, एक चमत्कार जैसे हुआ। तो मुझे और भी ज़्यादा विश्वास हो गया था कि ये ठीक हो जाएंगे। तो चलो जो भी हुआ ठीक है, धीरे धीरे ये ठीक होने लगेंगे। तो ये वाली गांठ उनकी धीरे धीरे बिल्कुल बैठ गई थी, बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो गई थी, ये जगह जैसी होती है। बट उसके जस्ट बगल में यहाँ पर फिर से एक गांठ बनने लगा। वो जगह जगह से कैंसर कहते नहीं है, फूटने लगता है, वो कंडीशन हो गई थी। फिर कीमो, 5 कीमोथेरेपी बताई डॉक्टर ने, रेडिएशन होगी, रेडिएशन के दौरान ही कीमो भी लगेंगी, 5 कीमो होंगी, 30 रेडिएशन होंगी। तो कीमोथेरेपी जब इनकी होती थी ना, तब बहुत ज़्यादा इनकी हालत ख़राब हो जाती थी, क्योंकि ये कुछ भी खाते पीते तो थी नहीं। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके इलाज के लिए ना बहुत अच्छी डाइट लेनी पड़ती है, बहुत ही अच्छी। आप रिच डाइट जब लेते हो ना, तब जाके सरवाइव कर पाते हो। अच्छी डाइट लेना तो बहुत दूर की बात है, 24 घंटे में वो 1 गिलास दूध भी नहीं पीते थे। तो कीमोथेरेपी इनकी सारी हो गई जैसे तैसे। उसके बाद हम लोग फिर राजपुर आ गए, और जो दवाइयाँ डॉक्टर ने दी थी वही चल रही थी, मोस्टली दवाइयाँ दर्द वाली थी। और दवाइयों के बाद कंडीशन खराब ही होती चली जा रही थी। हर 8 से 10 दिन में, 15 दिन में डॉक्टर के पास जाना होता था। तो दिसंबर में ऐसा हुआ था, 6 दिसंबर थी मेरी शादी की सालगिरह थी उस दिन। मैंने वीडियो भी डाला था, ब्लॉग डाला था। तो अच्छा हाँ, एक बात मैं भूल गई बताना, जब हम लोग रेडिएशन के टाइम पर कानपुर में थे ना, उसी समय पर उनके यहाँ पर एक मतलब ये वाली स्किन धीरे धीरे फूलने लगी थी, बहुत टाइट होने लगी थी, या छूने से भी पत्थर जैसा। फिर वो धीरे धीरे फूल के इतना बड़ा फोड़ा जैसा हो गया, बहुत बड़ा सा। और उसके बाद में वो चीज़ में अंदर से लाल लाल पानी सा डॉक्टर ने निकाला था इंजेक्शन से, सीरिंज से खींच कर, चीज़ इनकी होने लगी थी। और दिसंबर में कंडीशन वो थी कि डॉक्टर वहाँ जाते थे तो डॉक्टर सीरिंज से उसके अंदर का पानी निकालते थे खींच के, तो वो जगह खुल गई थी, ये जगह पूरा फट गया था, स्किन खुल गई थी। और उसके अंदर मतलब कपड़ा डाल के वो उसके अंदर का जो मतलब वो पस वगैरह होता है, जो बीटाडिन बीटाडिन थी शायद, उससे निकालते थे। बाथरूम में और कमरे में खून ही खून रहता था। मैं सारा दिन वो खून पोंछती रहती थी, साफ करती रहती थी। और काशी भी थी छोटी, अपने आप को बार बार हाथ धो के पोंछ के सैनिटाइज करके फिर काशी को भी दूध पिलाना होता था। मेरे पास उस वक्त वॉशिंग मशीन नहीं थी, कपड़े धोने का सारे दिन मैं बाथरूम में बैठ के कपड़े ही धोना, क्योंकि रजाई कंबल गद्दे ये सब चीज़ें कई बार खराब भी हो जाती थी उनसे। किसी जीव को इस हालत में जब देखो ना, तो वो रिश्ता तो खत्म हो ही जाता उस टाइम कि ये पति है क्या है। उस वक्त सिर्फ वो एक इंसानियत का रिश्ता रह जाता बस, कि ये जीव इतना तड़प रहा है, भगवान इसको ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो। आंसू ही सूख चुके थे मेरे रो रो के। मैं बस भगवान से माता रानी के सामने जाती थी,
कई कई दिन दिया नहीं लगता था, पूजा नहीं करती थी मैं, क्योंकि उन्हीं सब चीज़ों में लगी। जब टाइम मिला तब एक दीपक जला दिया। तो भगवान से कहते थे कि भगवान सही कर दो, इतना दुख मत दो, इतना कष्ट मत दो। तो फिर चलना फिरना भी उनका बंद हो गया। उसके बाद इनके अंदर क्या था, ये कोई ज़रूरत होती थी ना, जैसे टॉयलेट आई या पॉटी आई, तो ये उठ के खुद चल देते थे, और दो चार कदम चलते थे और गिर जाते थे। और जब गिरते थे ना तो बहुत बुरा गिरते थे, बहुत बुरी, क्योंकि शरीर पूरा ऑपरेटिव था। यहाँ वाला जो घाव था वो नहीं सूखा था, यहाँ का घाव अलग था, ये वाला घाव अलग था, तो खून ही खून लगा रहता था चारों तरफ। साफ सफाई तो मैं कर ही देती थी, लेकिन वो चीज़, वो बात नहीं होती ना। पट्टी वगैरह लगी है तो इनको, इनकी मेमोरी ऐसी होने लगी थी, भूल जाते थे हर बात। जो एंड टाइम था इनका, मेरा बर्थडे आता है 11 जनवरी को, मुझे याद है 9 तारीख को उन्होंने मुझे हैप्पी बर्थडे बोला कि हैप्पी बर्थडे, फिर बाद में मत बोलना कि हम भूल गए, तुम कहती हो ना कि तुम्हें तो याद ही नहीं, तुम तो भूल गए। तो मैंने बोला, मैंने कहा आज थोड़ी ना है मेरा जन्मदिन, तो परसों है 11 को। तो इस बात को लेकर वो इतना गुस्सा हो गई कि तुम क्या पागल समझती हो मैं, कि 11 को, आज ही तो है तुम्हारे, और आज ही तो है 11। मैंने फोन दिखाया, मैंने कहा देखो आज 9 है, 9 का है, इसमें तो 11 लिखी। मतलब वो अपने आगे सुन ही नहीं रहे थे। फिर मुझे समझ में आया कि अब दिमाग पे असर होने लगा है, अब वो भूल जाते हैं, अब उन्हें, अब वो चीज़ नहीं रही, अब सब बदल गया है। अब ये चीज़ एक्सेप्ट करने में भी ना बहुत हिम्मत चाहिए कि नहीं, अब वो टाइम आ रहा है धीरे धीरे। और मैं समझने लगी थी कि जब कंडीशन इतनी खराब है ना, तो अब कुछ सही नहीं होने वाला। अब मैंने इनको जैसे तैसे गोद में उठा के अंदर लिटाया, और मुझे अभी भी याद है थोड़ी देर के लिए उनको होश आया, फिर बेहोश हो गए थे। और जो वो थोड़ी देर के लिए होश आया ना, उस थोड़ी देर में उन्होंने सिर्फ कान पकड़े अपने, कि माफ़ कर दो, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। वो आखिरी बार था जब वो सेंस में उन्होंने मेरे से ये बात बोली कि माफ़ कर दो, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। उसके बाद फिर नहीं सुनते थे कुछ भी, बोलते रहते थे तो ऐसे ऐसे करके इशारों में हिला देते थे सिर्फ, लेकिन बोलते नहीं थे कुछ भी। और वही जनवरी का महीना था, 17 या 18 तारीख थी। मैंने मम्मी को, पापा को फ़ोन किया, और मैं बहुत रोई, बहुत चिल्ला चिल्ला के रोई। मैंने कहा पापा, अब अब सब खत्म होने वाला है पापा, हम अकेले नहीं संभाल पाएंगे कुछ भी, मम्मी को भेज दो। मेरी हालत सही नहीं थी, मैं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो गया था। बहुत ही जो समझ में आता था वो कर देती थी, वरना पड़ा रहता था ऐसे ही सब कुछ। बस बच्चा दिखता था अपना और पति, कुछ नहीं दिखता था मुझे। तो जिस दिन मैंने फ़ोन किया पापा को इटावा में, पापा ऐसी बात है, प्लीज़ कोई आ जाओ घर से। तो पापा ने तुरंत मम्मी को भेजा, भाई छोटा वाला आया मेरा, वो छोड़ के गया था मम्मी को। और उस दिन क्या हुआ था कि ना, जो यहाँ पर उनका घाव था ना, उसमें से ब्लड मतलब कंटिन्यू निकल रहा था। पट्टी वगैरह सब कुछ लगा दी थी, बट फिर भी वो निकल ही रहा था, निकल ही रहा था। और वो जो ब्लड था ना, पूरे कमरे में फैला हुआ था। मैं मैं तो बस सीताराम सीताराम यही मेरे मुंह से निकलता था, कुछ नहीं निकलता था। मैंने कहा सीताराम सीताराम सीताराम, ये बोल 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 के मैं वो सब साफ कर रही थी। तो ये तो बस बेहोश पड़े थे। इनको इनको इतना पता था कि हाँ ये कर रही है, साफ कर रही है। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा कि मैं ये साफ कर, मेरे से नहीं हो रहा, मुझसे देखा नहीं जा रहा, ये गल गल के शरीर के अंग जो है ना वो अंदर के गिर रहे हैं नीचे, मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगी, ड्रेसिंग करवा लो, मैं बुला दूं किसी को, या भैया को बोलूं कि वो किसी को भेज दे, ड्रेसिंग कर दे। इन्होंने मुझसे, बोल तो नहीं पाते थे लेकिन समझ जाते ना, अपन इंसान साइलेंट भाषा में भी बोलता है ना तो समझ जाते। किसी को मत बुलाओ, अब नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, बस आज कर दो, किसी को मत बुलाओ, बस इतना बोला उन्होंने। और क्या करूँ, करती मैं उसमें, बस पट्टी लगा दी मैंने, उसके अंदर रुई भर दी। मुझे समझ में ही नहीं आता था मैं क्या करूँ, कभी किया तो था नहीं ये सब, बस साफ सफाई में ही लगी रहती थी। एक ही कमरा था, दूसरा रूम नहीं था जहाँ मैं बच्चों को सुला दूँ। वही एक कमरा, वहीं एक तरफ उनका तखत पड़ा है, एक तरफ मेरे मेरे बेड पड़े हैं, वही तखत दोनों पड़े हैं। बच्चे को भी दूर रखना होता था क्योंकि घुटवन चलने लगी थी, वो भागती थी, पापा पापा करती थी दूर से। वो भी बहुत रोते थे, बहुत तड़पते थे कि काशी को नहीं खिला पा रहे, काशी को नहीं खिला पा रहे।
लेकिन एक दिन उन्होंने काव्या को बहुत समझाया था कि काव्या, अगर हम चले जाएं तो मम्मी का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि हमने मम्मी की तरफ ध्यान नहीं दिया हमने कभी। इस तरीके की बातें, मतलब उन्होंने बहुत सी बातें करी। मैं थी सामने, मेरे सामने ही, मेरी नजरों में नजरें डाल के नहीं देखते थे वो। कहते थे मेरी हिम्मत नहीं होती तुम्हारी तरफ देखने की। काव्या भी बहुत रोई, पापा ऐसे मत बोलो, आप हो तो बोले नहीं बेटा, अब हम नहीं रहेंगे। फिर मेरी मम्मी आ गई, वो साफ सफाई दे। मम्मी जब आई थी घर पे, तो मम्मी ने जब हालत देखी तो मम्मी की भी नजरें उस तरफ जा नहीं रही थी। रोना तो सबको ही आता है। मुझे हिम्मत मिल गई थी, चलो कोई है। फिर मैंने गीता का पाठ करना शुरू किया। पूछ लेती थी पहले उनसे, समझते वो सब थे, सेंस था, लेकिन आंखें बंद हो गई थी उनकी, और मतलब आंखें पता नहीं कैसी ऊपर की तरफ हो गई थी और बोलना बंद हो गया था। मैंने कहा गीता का पाठ कर रही हूँ, सुनोगे? तो बहुत हल्के से इशारा कर देते थे कि हाँ करो। मैं इसलिए बोलती थी कि वो, उनको पता रहे कि ये क्या पढ़ रही। अच्छा, मैं गीता सुन रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था अब ये होने वाला है। और जानबूझ के पता हो कि कोई जीव अंत समय में है, फिर वो अपना कोई रिश्ता नहीं होता उससे, वो सिर्फ एक रिश्ता होता है उस जीव को मुक्ति दिलाने का। मुझे पता था कि अब मुझे क्या करना है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं उनके पास बस गीता लेके बैठ गई। बस एक चीज का मुझे अफसोस है कि मैं पूरी गीता नहीं पढ़ के सुना पाई उनको। 2-4 अध्याय रह गए थे, 16 अध्याय होते हैं। क्योंकि मेरी भी कंडीशन ठीक नहीं थी। मैं भी, वो एक ऐसा टाइम था, मुझे खुद पता नहीं है वो क्या क्या होता था मेरे साथ, मैं क्या क्या करती थी उस टाइम पर। लेकिन जब भी मैं थोड़ा सा भी, मुझे 2-4 मिनट का भी टाइम मिलता था ना, मैं, क्योंकि काशी छोटी थी ना, फिर बच्चे का भी पूरा पूरा देखना होता है, तो मैं इनको गीता पढ़ के सुनाती थी। और जो फ्री टाइम, मतलब जब हम कोई काम में लगे हैं, जैसा कि मैंने बताया, काम तो होता ही है, कपड़े वगैरह बच्चे का भी करना, उस टाइम पर फोन में राम धुन लगा के उनके कान के पास रख देती थी। कुछ नहीं तो राम का नाम पड़ेगा, या फिर वो नमामि शमीशाम रुद्राष्टक वो चला देती थी। 2 दिन मम्मी रुकी और तीसरे दिन वो चले गए। मैंने भैया को बुलाया इनके, कि भैया आ जाओ, थोड़ी देर के लिए इनको देख जाओ। अब ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहे किसी बात का। मुझे याद है भैया लोग आए और मैंने काशी को उठाया, आखिरी बार उनको देखा, और मैं किचन में चली गई और बस बैठ गई चुपचाप। मम्मी ने बोला कि उठो पूजा, यहाँ मत बैठो, उनके पास बैठो। मुझे अभी भी याद है, मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी अब नहीं, अब वो जा चुके हैं। तो मम्मी इतनी गुस्सा हुई, फालतू की बातें कर रही हो, तो मैं शर्म नहीं आती ऐसे बोल रही हो, उठो जाओ उनके पास बैठो। कहाँ जा चुके हैं? मैंने कहा मम्मी वो चले गए। और जिस टाइम मैंने बोला, उस टाइम मेरा पूरा शरीर बिल्कुल बर्फ सा ठंडा हो गया था, और एकदम से ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर से कुछ निकल गया। बहुत हल्का हो गया था मेरा शरीर, बहुत हल्का। मुझे भी याद है, काशी मेरी गोद में थी। तो मम्मी ने देख लिया था, डॉक्टर वगैरह आए, उन्होंने देखा। वो आखिरी समय पे नब्ज वगैरह डॉक्टर चेक करते हैं जो, उस टाइम मैं बेहोश हो गई थी, चक्कर आ गई थी, जो भी हुआ हो।